टॉपर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मध्यकाल से। भारत और यूरोप के बीच व्यापार तो हजारों साल से चल रहा था, लेकिन ये होता कैसे था? मतलब कोई सीधा रास्ता तो था नहीं। सारा खेल दो समुद्री रास्तों का था। जी, एक था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा लाल सागर वाला मार्ग। और इन दोनों में भी शायद फारस की खाड़ी वाला ज्यादा चलता था। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर व्यापार उसी रास्ते से होता था। लाल सागर वाले रास्ते में मतलब एक तो कोहरा बहुत होता था और पानी के नीचे चट्टाने। अच्छा। तो जहाज चलाना वहां बहुत खतरनाक था, इसलिए व्यापारी वो रास्ता अवॉइड ही करते थे। और एक और बात थी जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, टैक्स। मतलब एशिया से जो भी सामान यूरोप जाता था वो कई राज्यों से गुजरता था और हर जगह उस पे चुंगी लगती थी। जो चीज यहाँ से मान लीजिए 1 रुपए की निकली, वो यूरोप पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती थी। और इस पूरे मुनाफे पर कब्जा था इटली के व्यापारियों का। बिल्कुल, वेनिस और जेनोवा के व्यापारी वो एक तरह से गेट कीपर बन गए थे। और फिर 1453 में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा। हाँ, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। अब फारस की खाड़ी वाले रास्ते पर उनका कंट्रोल हो गया, तो उन्होंने टैक्स और बढ़ा दिए और यूरोपीय व्यापारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मतलब यूरोप के लिए भारत से व्यापार करना अब बहुत महंगा और मुश्किल हो गया था। एग्जैक्टली। और यहीं से उन्हें लगा कि भाई कोई दूसरा रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा, एक ऐसा समुद्री रास्ता जो इन सब बिचौलियों को बाईपास कर सके। और इस खोज की रेस में सबसे आगे कौन निकला? पुर्तगाल। हाँ, पुर्तगाल। वहां के एक प्रिंस थे, हेनरी द नेविगेटर। वो इस काम को लेके बहुत जुनूनी थे और नतीजा भी निकला। 1496 में बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने तक पहुंच गया, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, या उत्तमाशा अंतरीप। हाँ, एक अच्छी उम्मीद। बिल्कुल। इसी उम्मीद पर फिर कोलंबस भी निकले थे भारत खोजने, लेकिन वो थोड़ा पश्चिम की तरफ भटक गए और अमेरिका पहुंच गए। हाँ, आखिरकार 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचने में सफल रहा। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें साफ करना चाहिए। लोग कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भारत तो हजारों सालों से एक महान सभ्यता थी। सही बात है। उसने तो सिर्फ यूरोप से भारत तक आने का एक नया समुद्री रास्ता खोजा था। बिल्कुल। वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां के जो स्थानीय राजा थे जमोरिन, उन्होंने तो उसका स्वागत किया। लेकिन जो अरब व्यापारी वहां सदियों से व्यापार कर रहे थे, उन्हें ये नया कॉम्पिटिटर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने उसका जम के विरोध किया। पर जो बात मेरे हिसाब से पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वो है उसका मुनाफा। कहते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत से मसाले और जड़ी बूटियां लेकर वापस यूरोप गया, तो उसे अपनी पूरी यात्रा का सारा खर्च निकालने के बाद भी लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना? ये आंकड़ा तो आज के हिसाब से भी अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। इस एक यात्रा ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी। अब हर कोई भारत आना चाहता था। यहीं से असली दौड़ शुरू हुई। तो अब इस दौड़ में और भी खिलाड़ी आने वाले थे, लेकिन उनके आने और उनकी कंपनियों के बनने की कहानी में एक छोटा सा पेच है। हाँ, और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। देखिए, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का वर्ष और उनका भारत में आने का क्रम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, तो पहले स्थापना का क्रम देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। जी। उनके काफी बाद 1600 में बनी अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेनिश और सबसे आखिर में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये तो हो गई कंपनियों के बनने की बात। हाँ। अब देखते हैं कि वो भारत किस क्रम में पहुंचे। पुर्तगाली तो सबसे पहले 1498 में आई गए थे, लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, उनके बाद डच 1605 में भारत पहुंचे और अंग्रेज पहुंचे 1608 में। एक मिनट, मतलब ब्रिटिश कंपनी बनी तो पहले थी, डच कंपनी से पहले। हाँ, लेकिन भारत पहुंचने में डच उनसे बाजी मार गए। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। बिल्कुल। बाकी क्रम वही रहा, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1667 में। तो चलिए अब इन सब की कहानी एक एक करके समझते हैं। शुरुआत पुर्तगालियों से करते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में अपना दबदबा बहुत तेजी से बनाया। 1502 में उन्होंने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली। और फिर उन्हें लगा कि सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा, यहाँ अपनी सत्ता भी बनानी होगी। जी, इसीलिए 1505 से उन्होंने भारत में गवर्नर नियुक्त करने शुरू कर दिए। पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसकी एक खास पॉलिसी थी,
है ना? हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी। उसका मानना था कि जब तक समंदर पर कब्जा है तब तक भारत पर कब्जा है। लेकिन भारत में पुर्तगाली सत्ता का असली संस्थापक तो एल्बुकर्क को माना जाता है। बिल्कुल। दूसरा गवर्नर, वो सिर्फ समंदर से संतुष्ट नहीं था, उसे जमीन चाहिए थी, और 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये एक बहुत बड़ी सामरिक जीत थी, और इसी वजह से उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण गवर्नर आया, नीनो डा कुन्हा, जिसने 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है? एक तो मुझे याद है प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, छापाखाना वही लाए थे। और खाने पीने की तो कई चीजें हैं, तंबाकू, पपीता, अनानास, आलू, काजू, बादाम, ये सब उन्हीं की देन है। अच्छा, तो पुर्तगालियों के बाद आए डच, ये हॉलैंड के निवासी थे? जी। अब नीदरलैंड्स, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में लगाई। पूर्वी तट पर क्यों? पश्चिमी तट पर क्यों नहीं? क्योंकि पश्चिमी तट पर पुर्तगाली पहले से ही बहुत मजबूत थे। डच लोग सीधे टकराव से बचना चाहते थे, और उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी अलग थी। वो भारत से मसाले नहीं, बल्कि सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, नील, इन चीजों का व्यापार करते थे। और अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी पर, अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, कुछ व्यापारियों का ग्रुप। बिल्कुल। 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम का जहाज लेकर सूरत पहुंचा। जी, और वो सीधे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। लेकिन जहांगीर ने उन्हें सूरत में फैक्ट्री बनाने की पक्की इजाजत नहीं दी। तो सूरत में जो पहली फैक्ट्री बनी वो एक तरह से अस्थायी फैक्ट्री थी। हाँ, अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री बनी 1611 में मसूलीपट्टनम में। सूरत वाली फैक्ट्री को स्थायी होने की इजाजत तो 2 साल बाद 1613 में मिली। जहांगीर हॉकिंस से काफी प्रभावित हुआ था, है ना? बहुत ज्यादा। उसने हॉकिंस को खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इसके बाद 1615 में सर टॉमस रो आया, और उसने तो व्यापार में छूट के कई लाइसेंस हासिल कर लिए। जी, और यहीं से अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। जैसे कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से मिला सुनहरा फरमान। बिल्कुल। मामूली से टैक्स पर सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। फिर 1639 में उन्होंने मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां बनाया अपना मजबूत किला फोर्ट सेंट जॉर्ज। लेकिन जो कहानी मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है बम्बई की। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई, और पुर्तगालियों ने दहेज में उन्हें पूरा का पूरा बम्बई शहर दे दिया। ये तो अविश्वसनीय है ना? और उससे भी कमाल की बात यह है कि राजा चार्ल्स ने बम्बई को सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। सिर्फ 10 पाउंड। शायद ये इतिहास का सबसे फायदेमंद रेंटल एग्रीमेंट था, कह सकते हैं। और फिर बारी आई कैलकटा की। 1698 में कंपनी ने 3 गांव खरीदे, सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाटा। और इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी और यहाँ बनाया गया फोर्ट विलियम। जी। और फिर आया वो मोड़ जिसने अंग्रेजों को भारत में अजेय बना दिया। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, और कंपनी के एक डॉक्टर हैमिल्टन ने उनका इलाज कर दिया। हाँ, और बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया। इस फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की आजादी दे दी। इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अच्छा, इस बड़ी कहानी के बीच में डेनिश और फ्रांसीसी कहाँ फिट होते हैं? डेनिश लोग जो डेनमार्क से थे 1616 में आए, पर वो व्यापार में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। उनका मुख्य केंद्र बंगाल का श्रीरामपुर था। और आखिर में आए फ्रांसीसी सबसे आखिर में आए। उनकी कंपनी 1664 में बनी थी। और यहाँ एक बुनियादी फर्क है। ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। मतलब फैसले लेने में देरी होती होगी? बहुत। हर चीज के लिए पेरिस से इजाजत लेनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई और बाद में पांडिचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया। और आगे चलकर भारत पर कब्जे के लिए इन्हीं 2 ताकतों यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच असली लड़ाई हुई, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। पर वो कहानी किसी और दिन। बिल्कुल। और अंत में एक यादगार तथ्य जो इस पूरी कहानी को एक फ्रेम में बांधता है। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे 1498 में, और जाने वाले आखिरी भी। हाँ, भारत 1947 में
अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली 1961 में। तो आज हमने देखा कि कैसे व्यापार करने आई कुछ कंपनियां धीरे धीरे भारत की सियासत में शामिल हो गई। ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, रणनीति और मौके का फायदा उठाने की है। सही बात है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर 1453 में कुस्तुनतूनिया पर तुर्कों का कब्जा ना होता, तो क्या यूरोप के लोग भारत के लिए नया समुद्री रास्ता खोजने की इतनी कोशिश करते? शायद इतिहास कुछ और ही होता। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।